बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। हम लोगों ने 1.5 तक पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं 1.6 तक से स्टार्ट करने वाले हैं और 1.10 तक, यानी कि इंशाल्लाह हम लोग आज जो है पूरे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है। वो हमें कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी कि हम लोग को डायमेंशंस और यूनिट्स फाइंड करने हैं किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के। इन द फॉर्मूला उन्होंने हम लोग को एक फॉर्मूला दिया जो कि हम लोग डाटा में नोट डाउन करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों को उन्होंने फॉर्मूला दिया, लेकिन हम लोगों को उन्होंने क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के आप लोगों ने यूनिट्स और डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग जो है जी को इस तरफ ले आएंगे, तो जी की वैल्यू को हम लोग इधर ले आए। एफ इधर को आ गया हमारे पास, एफ दूसरी साइड पे चला गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2। अब इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग जी के जो है यूनिट्स और डायमेंशंस जो उन्होंने हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्या आप लोग यहाँ पर टू फाइंड की हेडिंग देके यूनिट्स और डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए आप लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट करवा देती हूँ कि सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन g इज इक्वल्स टू f की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m(l(t)-2 और हमारे पास r की क्या होती है, l। यहाँ पर स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय m1 और m2। यहाँ पे हम लोग इनकी डायमेंशन m की m ही होगी, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल M लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल M लिख लेते हैं। तो हमारे पास g की क्या डायमेंशन आ गई है, m(l)(m)-1। ये कैसे हुआ कि m और m स्क्वायर ये ऊपर गया तो m-2 हो गया, और ये +1 के साथ जब हुआ तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, m-1 l3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ऐड हुआ तो क्या हो गया 3। बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास t-2 वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास आ गई g की डायमेंशन। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2। तो हम लोग क्या करेंगे, f का क्या होता है हमारे पास, f का हमारे पास यूनिट क्या होता है, g इज इक्वल्स टू न्यूटन। f का होता है आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m का क्या होता है kg, और 2 है तो फिर kg स्क्वायर। तो अगर हम लोग फाइनली g का जो यूनिट है वो लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास इसका यूनिट भी आ गया और इसकी डायमेंशंस भी आ गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास 1.7 सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाटा की हेडिंग दे लेते हैं। डाटा इज इक्वल्स टू, ओके, डाटा हमारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग को कहा क्या गया है। वो हमें कहते हैं कि शो डेट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी इज डायमेंशनली करेक्ट। और कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट कब होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी वो इक्वल हो आपस में। ओके, वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एंड एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। ओके, तो हम लोग मेन बात पे आते हैं। उन्होंने हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसे हम लोगों ने प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वी एफ की हमारे पास क्या डायमेंशन आ जाएगी, l(t-1)। वी आई की भी हमारे पास वी की एक ही होती है, l(t-1), चाहे एफ हो या आई हो, प्लस l(t) एक्सेलरेशन की हम लोग लिख देंगे l(t-2). उसके बाद हमारे पास t की कैपिटल t लिख देंगे क्योंकि इसकी यही डायमेंशन होती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या किया, l(t-1). हमें क्या करना है, हम लोग को इस वाली साइड को भी l(t-1) के ही इक्वल ले आना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम कहेंगे 2l(t-1). अब t-2 और यहाँ पर क्या है t, तो -2 और 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा t-1। तो यहाँ पर हमारे पास 2l(t-1) है। जो डायमेंशंस का फॉर्मूला है या फिर जो उसका कह लें इक्वेशन है या जो भी है,
इक्वेशन आप कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, वो हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है इसके बारे में कि अगर ये चीज़ यहाँ पर कहीं पे आ जाए तो हम लोग तब क्या करें। वो हमें कहते हैं कि ये इक्वल है, तो हमारा मतलब जो आंसर है वो सही है। यहाँ पे एल लिखा हुआ है मैंने, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये हमारे वो कहते हैं कि ये सही होगा हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ओके तो 1.8 क्या है? ओके तो वो 1.9 हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि 1.9 में भी उन्होंने हम लोगों को ये पूछा हुआ है कि डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट यानी कि डायमेंशनली करेक्ट है, प्रूफ करें आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये हम लोग कर रहे हैं, तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1.8 और 1.10 कर लेंगे। तो 1.9 की हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं 1.9। इसके बाद हम लोग इसके डाटा की हेडिंग दे देते हैं डाटा। आप लोगों ने जब पेपर में जो है आपने सॉल्व करना है तो आपने डाटा भी लिखना है, टू फाइंड भी लिखना है, सॉल्यूशन भी लिखना है, और हो सके तो लास्ट पे जो आपका आंसर आए आपने वो जो है पूरी तरीके से उसकी हेडिंग देकर वो भी लिख देना है। इन सब चीज़ों के अलग अलग नंबर काउंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी न्यूमेरिकल में कोई चीज़ नहीं भी लिख पाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बोल के बता दूँ, तो आपने ज़रूर लिखनी है वो चीज़ और भूलना नहीं है। ई और वर्क दोनों का क्या होता है? जॉल होता है, जॉल होता है, जॉल होता है। ई को हम लोग वर्क के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ई एनर्जी और वर्क का जॉल ही फॉर्मूला जो है यूनिट होता है। और वर्क का क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं तो वर्क उसका क्या होता है FA। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका इससे निकालें तो हमारे पास डायमेंशन आएगी MLT -2 और L A का L। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ चुकी है। अगर हम लोग MC स्क्वायर की बात करें तो मैंने कहा था कि M को आए तो हम लोगों ने कैपिटल M लिख देना है। उसके बाद C स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर T -2। डायमेंशंस जो है फाइंड करना आप ऑलरेडी चैप्टर में सीख चुके हैं, तो इसलिए आपको मेरा नहीं ख्याल इसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप में से किसी को भी डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर उसके ऊपर डायमेंशंस फाइंड करना भी सिखा दूंगी। ML स्क्वायर T -2। होप सो कि आप सबको ये फाइंड आउट करनी आती होंगी। ML स्क्वायर T -2 ओके इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर T -2। तो ये दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। वैसे ये स्टेप हम लोगों ने ऐसे कर दिया है, यहाँ तक कि हमारा सॉल्व हो गया था, तो मैंने ये दोबारा भी लिख दिया है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो आपने देखा 1.9 भी बहुत छोटा है और 1.7 भी बहुत छोटा है, लेकिन 1.8 इनके मुकाबले में बड़ा है। तो हम लोग 1.8 की तरफ जो है अपनी पेशकदमी करते हैं, 1.8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसे देखते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या कहा गया है। 1.8 वो हम लोग को कहते हैं द स्पीड v ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी of the medium and its modulus of elasticity, which is the ratio of stress or strain, reduced by the method of dimensions the formula of the speed of the sound। हम लोगों को formula of speed of sound जो है find out करना है by the method of dimensions, यानी कि dimensions का method को इस्तेमाल करते हुए। तो हम लोग सबसे पहले तो ये यहाँ पर heading दे लेते हैं 1.8 की। ओके तो यहाँ पर हम लोग heading क्या ले दे देते हैं 1.8। ओके तो हम लोग इसके बाद डाटा की हेडिंग देते हैं। ये वैसे है बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन बात ये है कि इसके जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके लिए आप लोगों को डायमेंशंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके तो हम लोगों को इस इक्वेशन से इस जो उन्होंने हम लोगों को पूरा यहाँ पर लिख कर दिया हो कि द स्पीड v ऑफ द साउंड वेव थ्रू अ मीडियम में बी एज्यूम, तो हम लोगों को इससे क्या पता चलता है कि स्पीड यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी और इलास्टिसिटी के। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि इनकी पावर है, कुछ इनकी पावर क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 पावर है। तो हम इनकी पावर को ना कुछ नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे देते हैं? हम कहते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के बाद ये रो होता है, तो हम लोगों को इसका नाम देते हैं a, इसकी पावर को हम लोग नाम देते हैं b। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, v का हम लोगों को पता है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है LT -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट
ओके कांस्टेंट। और हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को रो यानी कि सॉरी डायमेंशन, इसके जो ये साइन है इसे हम लोग रो कहते हैं। इसकी और इसकी हम लोगों को डायमेंशन लिख देनी है। इसका पहले हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग साइड पे लिख देती हूँ आपको, m ओवर v। m की क्या होगी, m ही कैपिटल m हो जाएगी, इसकी हमारे पास v की l हो जाएगी, l क्यूब। तो अगर हम लोग इसे इस तरीके से लिख दें m l, ये ऊपर चला जाएगा तो -3 और ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी डायमेंशन हम लोगों ने निकाल ली कांस्टेंट m l -3। इसी तरह इलास्टिसिटी की, इसका हम उन लोगों ने हमें बताया स्ट्रेस ओवर टू स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो हम लोग स्ट्रेस से ही फाइंड आउट कर लेंगे इसकी, और हमारे पास आ जाएगी m l-1 t-2। ये हमारे पास सोल्व हो गया। हम लोगों को क्या करना है, अब सिंपली हम लोगों को इनको बेसिस सेम है तो पावर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, या फिर जहाँ पर माइनस हो रही है वहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे। l-1, सॉरी यहाँ पर फिर से मैंने एक गलती से मैं t लिखने लगी थी पहले, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोग यहाँ पर मेन सॉल्व करने के लिए आते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि m ये जो है हमारे पास पहली है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी पावर को क्या नाम दिया था, a दिया था। तो हम लोग इन सबको a के साथ पहले तो लिख देते हैं, इनके ऊपर m-a-l-3, इसके साथ भी a लिख देंगे। m इसकी को क्या इलास्टिसिटी को क्या दिया था हम लोगों ने, b दिया था, तो इनकी पावर्स के साथ भी इनके ऊपर जो वैल्यूज आ रही है उनके साथ भी हम लोग b लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे m-b-l-b और t-2b। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दोबारा से l-t-1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब m यहाँ पे बेसिस सेम है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है। ओके, यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने इसके ऊपर तो a लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखना भी नहीं था, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है, ऊपर दिख रही थी। तो अब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, बेसिस सेम है तो ऊपर पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, हमारे पास a प्लस b हमारे पास बन जाएगा। l-3a और -b यहाँ पर और यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया, और इसके बाद t हमारे पास c जो है वो सिंपली यहाँ पर -2b हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग अगर नेक्स्ट करें तो हम लोग क्या कहेंगे, l-t-1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट m a प्लस b l-3a -b t-2b। इसको हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों को अब नीचे लिखना है बाय कंपेयरिंग दी पावर्स ऑन बोथ साइड। हम लोग इन दोनों साइड पे पावर्स को कंपेयर कर लेंगे आपस में। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। इसे आप मार्कर से लिख सकते हैं, मैं अभी से जो है आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ तो मैं इसे डायरेक्ट पेन से लिख देती हूँ। बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पे पहले तो हम लोग l की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को l लिख कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने किस पावर को कंपेयर किया है। 1 इज इक्वल्स टू -3a -b। ठीक है, अब ये हुआ क्या, यहाँ पर l की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर l की वैल्यू 1 थी, तो हम लोगों ने इस साइड पे 1 लिख लिया। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या थी, -3a -b, तो हम लोगों ने -3a -b लिख लिया। हम लोग अगर t की वैल्यू नेक्स्ट t की वैल्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2b। साइन कट हो गए, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गए, तो 1 इज इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m की अगर करें तो हम लोग कहते हैं कि 0, इस तरफ m नहीं है ना, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/2। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं की वैल्यू जो कि है हमारे पास a इज इक्वल्स टू -1/2। जब a दूसरी तरफ -1/2 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग सिंपली मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 1.10।
1.10 में वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से r की पावर n एंड सम पावर ऑफ v से v की पावर m डिटरमिन्स द पावर ऑफ r एंड v। हम लोगों को r और v की पावर के लिए या फिर उनकी जो है वैल्यूज़ हैं जो आएंगे हमारे पास, वो हम लोगों को डिटरमिन करनी है। सबसे पहले तो हम लोग डाटा की हेडिंग देते हैं और इसमें डाटा लिखते हैं और देखते हैं कि उसमें हम लोग डाटा फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसमें वो हमें क्या कह रहा है, पहले हम लोग ये समझते हैं। वो हमें कह रहा है कि ए, यहाँ पर क्या है, वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन यानी कि ए, उसके हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो कह रहा है आर की पावर टू सम पावर ऑफ आर, और ये उसने हम लोग को दे दिया है। और फिर वो हमें कह रहे हैं दैट सम पावर ऑफ वी, यानी कि वी की भी कुछ पावर है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट, ओके, r की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी n, v की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी m। तो हम लोग a की हम लोग अगर डायमेंशन हम लोग को अब इतने न्यूमेरिकल कर लिया तो पता चल ही जाना चाहिए, एल टी माइनस टू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट r यानी कि l, और उसके पावर उसकी पावर ऐसे हम लोग n लिख देंगे, v यानी कि एल टी माइनस वन, और m हम लोग इस तरीके से लिख देंगे एल टी माइनस टू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एल एन प्लस एम। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग से हम लोग m की वैल्यूज़ पर लिख देंगे, l की पावर भी m आ जाएगी और t की पावर माइनस m आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसे जो है पावर सेम है तो हम लोग करेंगे तो n प्लस एम t यानी कि माइनस m, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाय कंपेयरिंग दी पावर्स ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, पावर्स ऑन बोथ साइड। ओके, तो हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। पहले मैंने लिख दिया था, अब हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। एल की पावर हम लोग को सबसे पहले कंपेयर करनी है, तो यहाँ पर एल की पावर क्या है 1, ओके, और दूसरी तरफ क्या है n प्लस एम। तो हमारे पास ये एल हो गया, हम लोगों ने क्या किया, एल की ये 1 इज इक्वल्स टू n प्लस एम, ये हम लोगों ने एल की किया। फिर हम लोग अगर टी की करें तो टी की पावर यहाँ पर इस तरफ क्या है -2, इस तरफ क्या है माइनस एम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 2, साइन आपस में कट हो जाएंगे और ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू n प्लस एम। हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड किया तो वो हमारे पास कितनी आई है 2, तो हम कहेंगे n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हम लोगों ने इन दोनों पावर्स को फाइंड आउट कर लिया, m को भी और n को भी। सबसे पहले आप गौर करें कि हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r सम पावर ऑफ r एंड सम पावर ऑफ v। अब हम लोगों ने उन पावर्स को फाइंड आउट कर लिया कि इनकी पावर्स होगी क्या, r की पावर क्या होगी 2 और यहाँ पर v की पावर क्या होगी -1। तो हम लोगों ने इन दोनों पावर्स को फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे और उस तरीके से हम लोग उसे समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।